हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ फर्स्ट की शुरुआत करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आइए फुल एक्साइटमेंट के साथ, पूरे खुशी के साथ, पूरे मन के साथ आज के इस लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सिलेबस का अप्लाइड मैथ फर्स्ट के सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसकी धुआंधार शुरुआत आज के इस लेक्चर के साथ हम करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करूं इसके पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार फटाफट से आज के इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास लेक्चर नहीं पहुंच पाता है और वो लेक्चर लेट से पहुंचता है तो उन्हें लगता है कि हमारा बहुत कुछ मिस हो चुका है। तो एक बारी फटाफट से आप लोग लेक्चर को शेयर कर दीजिए। आशा करते हैं आप लोगों ने कर दिया होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, उसका नाम समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको शॉर्ट में डियर स्टूडेंट्स हम लोग एपी भी बोला करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप लोगों के लिए नया नहीं है। अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए हैं तब भी आप लोगों ने समांतर श्रेणी पढ़ा है। अगर आप क्लास 11th या इंटर के बाद पॉलिटेक्निक करने के लिए आए हैं तब भी आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आप लोगों ने वहाँ पढ़ा था उससे कुछ अलग तरीके से यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा और इसको अच्छे से सीखिएगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथ, अप्लाइड केमिस्ट्री जो फर्स्ट है उन सब का सिलेबस उनको बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है देखने में, और बाद में वो लोग लापरवाही करते हैं, उनके किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाती है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान से समझना है। आइए डियर स्टूडेंट्स, समझाने का प्रयास करता हूं कि समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है। देखो डियर स्टूडेंट्स, श्रेणी को समझने के लिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमें अनुक्रम समझना होगा। ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों की अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अनुक्रम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अनुक्रम, सीक्वेंस क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, अनुक्रम क्या होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन लेने के पहले एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको स्पष्ट करके दिखाता हूँ। जब आप छोटी क्लास में थे तो आपको ऐसे पैटर्न दिए जाते थे 5, 10, 15, आगे ऐसे खाली कर दिया जाता था और आपसे ये पूछा जाता था, वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा नहीं तो बहुत कुछ खो देंगे आप लोग। इसके आगे क्या होगा, फटाफट से बताते थे कि सर यहाँ 20 होगा। ऐसे तमाम प्रकार के पैटर्न आप लोगों को दिए जाते थे। कभी प्लस होता था, कभी माइनस होता था, कभी मल्टीप्लाई होता था, कभी स्क्वायर होता था, कभी क्यूब होता था, और ये खासकर वनडे एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यही जो हमने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया, जो बताया, इसी को डियर स्टूडेंट सीक्वेंस कहते हैं, इसी को अनुक्रम कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे कहेंगे? कहेंगे द लिस्ट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन एनी डेफिनिट पैटर्न या विच फॉलो एनी डेफिनिट पैटर्न। संख्याओं का, नंबर्स का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो किसी डेफिनिट पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो किसी निश्चित क्रम को फॉलो करते हैं, उसी को अनुक्रम कहा जाता है, उसी को सीक्वेंस कहा जाता है। आइए समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे कि अनुक्रम क्या होता है। जैसे हमने लिखा 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 16 लिखा। अब आगे क्या होगा आप बताओगे, सर यहाँ पे अगर हमें फिल करना होगा तो 32 लिखेंगे, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 आया, 4 को 2 से किए तो 8 आया, 8 को 2 से किए 16 आया, 16 से को 2 से किए तो 32 आया। तो ये जो आपको लिस्ट ऑफ नंबर दिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बना रहे हैं, एक सीक्वेंस बना रहे हैं, एक अनुक्रम बना रहे हैं। मींस अगर वो किसी भी डेफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। और समझिए, जैसे हमने लिख दिया बच्चों 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 9 लिख दिया, 11, आगे क्या होगा तो आप कहोगे सर यहाँ 13 होगा। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है कि 2 2 2 2 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स क्या है, सीक्वेंस है।
ये भी क्या है, सीक्वेंस, अर्थात ये भी क्या है, अनुक्रम है। तो संख्याओं का ऐसा समूह, द लिस्ट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड टुगेदर टू फॉलोइंग एनी डेफिनिट पैटर्न, जो किसी डेफिनिट पैटर्न को फॉलो करते एक दूसरे से अरेंज हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, उन्हीं को हम अनुक्रम कहते हैं, उसी को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। और एग्जांपल देखिए, जैसे 1 लिखा जाए, फिर 4 लिखा जाए, फिर 9, फिर 16 लिख दिया जाए, आगे क्या होगा आपसे पूछा जाए। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स मैंने 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखा जाएगा 5 का स्क्वायर, अर्थात ये क्या होगा 25। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स क्या होगा बताइए, ये भी आपके सामने जो हमने एग्जाम्पल दिया, ये भी किसका एग्जाम्पल है, सीक्वेंस का ही, अर्थात अनुक्रम का ही डियर स्टूडेंट्स क्या है, एग्जाम्पल है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर हम ये बात करें कि भैया अनुक्रम कितने प्रकार का हो सकता है, अनुक्रम कितने प्रकार का हो सकता है, तो आपका जवाब होगा कि सर अनुक्रम बहुत तरह का हो सकता है, कभी प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, मतलब अलग अलग पैटर्न वहाँ पर बन सकते हैं। और उस अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग अनुक्रम अर्थात सीक्वेंस बहुत प्रकार की हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन एक ही है, द लिस्ट ऑफ नंबर, संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स अनुक्रम का प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद का जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम माने फर्स्ट टर्म माने प्रथम पद है ना, जहां से अनुक्रम स्टार्ट होगा वही उसका प्रथम पद होगा। जैसे ये इसका प्रथम पद है, ये इसका प्रथम पद है, ये इसका प्रथम पद है। प्रथम पद को स्मॉल ए से या कहीं कहीं इसको T1 से भी डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं T1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं कहीं डियर स्टूडेंट्स इसको AN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बुक में यहाँ T1 से दिखाया गया है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम का पहला पद क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं कि श्रेणी क्या होती है। अनुक्रम समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि श्रेणी क्या होती है, जिसको हम लोग प्रोग्रेशन या सीरीज कहते हैं। ठीक, अनुक्रम समझ गए आप लोग। जैसे 1 है, 2 है, या 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, यह एक सीक्वेंस है, यह एक अनुक्रम है। 2 है, 4 है, 8 है ना, 8 लिखिए यहाँ पे, फिर 16 है, 32 है, ये भी क्या है, एक अनुक्रम है, एक सीक्वेंस है। तो ये तो अनुक्रम है, ये क्या है, अनुक्रम है अर्थात सीक्वेंस है। तो फिर सीरीज क्या होगी, तो बड़ा सिंपल होता है। ये जो अनुक्रम है, इनके जो पद हैं, इनके जो टर्म्स हैं, इनके बीच में प्लस का या माइनस का, प्लस का या माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए तो ये जो रिजल्ट मिलता है, ये डियर स्टूडेंट्स सीक्वेंस ना रह करके ये सीरीज हो जाती है। ये क्या बन जाती है, श्रेणी बन जाती है। अब यहाँ चाहो तो आप माइनस भी लगा सकते हो या प्लस माइनस दोनों लगा सकते हो। ये क्या बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स, सीरीज बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी। क्लियर हुई बात। अनुक्रम क्या होता है, क्लियर हो गया। श्रेणी क्या होती है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा गौर कीजिएगा हमारी बात पर। डियर स्टूडेंट्स सीक्वेंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो सीक्वेंस होता है वो अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का हो सकता है। अब ये बताइए कि जो आपकी श्रेणी है, जो सीरीज है, जो प्रोग्रेशन है, वो किससे बन रही है, सीक्वेंस से ही बन रही है। तो जितने टाइप की सीक्वेंस होगी उतने ही टाइप की सीरीज बनेगी। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से सीक्वेंस कई टाइप्स के होते हैं, उसी प्रकार से सीरीज अर्थात प्रोग्रेशन भी अलग अलग टाइप की होती है। अच्छा, वो अलग अलग टाइप की होगी, इसको डिसाइड क्या करेगा, वो जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन अलग अलग टाइप का होगा। तो उस अलग अलग रिलेशन के टाइप के अकॉर्डिंग सीरीज अलग अलग तरह की होती है। जैसे हमारे सिलेबस में डियर स्टूडेंट्स केवल 2 ही सीरीज दी गई है, एक है हमारे पास समांतर और एक है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, क्या होती है, समांतर श्रेणी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, समांतर श्रेणी जिसको आप शार्ट में AP अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। दूसरी हमारे सिलेबस में जो है डियर स्टूडेंट्स वह है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, जिसको हम लोग शार्ट में क्या कहते हैं, GP कहते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों हरात्मक श्रेणी भी होती है,
हरात्मक श्रेणी भी होती है जिसको हम लोग शॉर्ट में HP कहते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों विविध श्रेणी भी होती है, मिसलिनियस सीरीज जिसको कहा जाता है। लेकिन ये सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं हैं। हमें समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आपके सिलेबस में, अपने सिलेबस में डिस्कस करना है। आइए हम लोग समझते हैं कि ये समांतर श्रेणी क्या होती है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डियर स्टूडेंट्स होता क्या है। अब धीरे धीरे आप लोग सब्जेक्ट के अंदर इंटर कर रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि भैया समांतर श्रेणी क्या होगी। समांतर श्रेणी कोई ऐसी श्रेणी होगी जिसके जो टर्म्स हैं, जिसके जो पद हैं, उनके बीच में कोई पर्टिकुलर रिलेशन होता होगा, कोई एक अलग तरह का रिलेशन, एक अलग तरह का संबंध होता हुआ होगा। उसी संबंध को ही हम लोग फॉलो करते हुए, इस रिलेशन को फॉलो करते हुए उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी बोल दिए होंगे। आइए समझते हैं कि वो रिलेशन होता क्या है जिस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस श्रेणी को समांतर श्रेणी के नाम से डियर स्टूडेंट्स जाना गया है। ठीक है, आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी क्या होता है? वैसे समांतर श्रेणी की डेफिनेशन सबको पता है, लेकिन आइए समझते हैं। समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चों क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। कहते हैं समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जो एक समान अंतर पर क्या करती है, प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो ध्यान से, ये जो समांतर शब्द लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, समांतर, इसको तोड़ें तो सम प्लस अंतर आएगा। सम का मतलब समान या कॉमन कह सकते हैं, अंतर का मतलब डिफरेंस। सम का मतलब क्या होगा, कॉमन होगा, या और प्लस इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जो एक समान अंतर पर, एक इक्वल डिफरेंस पर प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों टर्म्स के बीच में एक अंतर है, वो 2 का अंतर है। यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो सब जगह अंतर क्या है, समान है। हर जगह जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, कॉमन है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, यह प्रकार की जो श्रेणी होती है, इस प्रकार की जो श्रेणी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। अगर हमें इसकी डेफिनेशन बतानी हो समांतर श्रेणी की, तो हम लोग कैसे बताएंगे? हम लोग ये बोलेंगे कि समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है, एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके किसी भी टर्म से, किसी भी पद से, उसके पहले वाला पद जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक निश्चित अंतर, एक फिक्स डिफरेंस प्राप्त होता है। उसे ही हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। अब जैसे ये इसके पद हैं, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, ये T6। तो T1 को A से भी दिखाते हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो अगर हम सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करें तब भी हमें 2 मिलेगा, थर्ड में से सेकंड माइनस करें तब भी 2 मिलेगा, फोर्थ में से 3 माइनस करें तब भी 2 मिलेगा, 5 में से 4 माइनस करें तब भी, मतलब ये डिफरेंस हमेशा क्या होगा, समान। और अगर ये डिफरेंस हमेशा समान होगा तब हम इसे क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और इस समान अंतर को डियर स्टूडेंट्स, इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानेंगे, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है, एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके किसी भी पद में से उसके पहले वाला पद घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर एक निश्चित अंतर प्राप्त होता है। उस निश्चित अंतर को हम समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इस कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डियर स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑलरेडी कुल मिलाकर के यह स्पष्ट हो चुका है कि हम कैसे पहचानेंगे कोई दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। बहुत ज्यादा इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, इफ T1, T2, T3, T4, T5
आर इन AP, ध्यान दो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो देन आप लोग याद रखिएगा कि T2 माइनस T1 इक्वल होगा T3 माइनस T2 के, और ये इक्वल होगा T4 माइनस 3 के, ये इक्वल होगा T5 माइनस T4 के, और ये हमेशा एक फिक्स नंबर के इक्वल होगा, और इस फिक्स नंबर को D से दिखाएंगे। इस D को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई होगी। तो किसी को भी पहचानना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो क्या करेंगे, उस किसी भी टर्म से उसके पहले टर्म को माइनस करते जाएंगे। अगर आपको डिफरेंस समान मिलता जाएगा, इक्वल मिलता जाएगा, तो हम ये समझ जाएंगे कि समांतर श्रेणी है, और वो जो डिफरेंस मिलेगा उसी डिफरेंस को ही डियर स्टूडेंट्स उस AP का कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसको हम पहचानते कैसे हैं, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब आइए धीरे धीरे हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ AP। समझते चलिएगा, टॉपिक है समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ठीक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ GP, जनरल टर्म ऑफ AP बोल दे, AP GP नहीं, AP। जनरल टर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट, देखिए मैं अभी से बोल दे रहा हूं कि समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारी एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखिएगा। समांतर श्रेणी की दो खास टर्म्स हैं, दो खास चीज़ें हैं, अगर वो आपको मिल जाए समांतर श्रेणी की, तो आप उसके पूरे खानदान के बारे में बता सकते हैं। वो दो चीज़ें हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद और उसका सार्वांतर। अगर किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर नोन है, पता है, तो उसकी हेल्प से आप समांतर श्रेणी का कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, उसके पूरे खानदान के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्यापक पद क्या होता है। कहते हैं यदि किसी AP का, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, किसी AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर, समझते चलना, सार्व अंतर D हो, तो मतलब अगर किसी समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D हो, तो श्रेणी जो होगी हमारा, श्रेणी माने AP का व्यापक पद क्या होगा, देख लीजिए, व्यापक पद उसका जो होगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, है ना, एंड डॉट डॉट डॉट। यही समांतर श्रेणी का क्या कहलाता है बच्चों, व्यापक पद कहलाता है। मीन्स अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद पता है और उसका सार्वांतर पता है, और हमें क्या करना है, वो श्रेणी बनानी है, तो उस श्रेणी को बनाने के लिए हमें A और D की वैल्यू इस इक्वेशन में ला करके, इस रिलेशन में ला करके पुट करना होगा। जब इस रिलेशन में ला करके हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो हमें वह समांतर श्रेणी, वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इजिली फाइंड हो जाती है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा समांतर श्रेणी का n वां पद। ध्यान देना, समांतर श्रेणी का n वां पद, ठीक, जिसको हम बोलेंगे nth टर्म ऑफ AP। AP का nth टर्म क्या होता है, nth टर्म का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग nth टर्म के फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। बोर मत होइएगा, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जितनी बातें आपको बता देंगे, इनकी हेल्प से नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे सपोज करिए कोई AP है 2 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट डॉट, ये AP है क्योंकि 2 का डिफरेंस चल रहा है। इस AP का फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस भी 2 है। अगर हम आपसे पूछेंगे इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप बताओगे सर 12 होगा, नेक्स्ट क्या होगा 14 होगा। अब सोचो डियर स्टूडेंट, इसका डायरेक्ट आपको 100th टर्म पूछ लिया जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अच्छा ये AP तो ईजी है,
थोड़ी कोई कठिन एपी होगी तो वहाँ पर 100th टर्म फाइंड करने में डायरेक्ट प्रॉब्लम होगी। तो एक तरीका ये है कि सारे टर्म्स को ऐसे हम लोग लिखते जाएं, लास्ट में 100th टर्म हमें आ ही जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा फार्मूला पता हो जिसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्ट 100th टर्म फाइंड कर सकें तो हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो nth टर्म का मतलब वही ये फार्मूला है जिस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी एपी के किसी भी टर्म को डायरेक्टली फाइंड कर सकें। तो आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स की एपी का nth टर्म का फार्मूला क्या होता है और इसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है यदि किसी एपी का प्रथम पद, ध्यान देना बच्चों, प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो तो एपी का व्यापक पद है ना, उसका जनरल टर्म सबको पता है क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड डॉट डॉट डॉट, यही व्यापक पद होता है बच्चों। अब आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ये जो a है इसको मैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ, और इसको बच्चों a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ, इसको a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ, इसको a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ, इसको a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म में 1 माइनस 1 इंटू डी किया गया है, इसको सॉल्व करने पर यही आएगा। सेकेंड टर्म में आपको a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिखा गया है, थर्ड टर्म में 3 माइनस 1 इंटू डी लिखा गया है, फोर्थ टर्म में 4 माइनस 1 इंटू डी लिखा गया है, फिफ्थ टर्म में 5 माइनस 1 इंटू डी लिखा गया है। तो इसी तरीके से जब nth टर्म फाइंड करेंगे बच्चों, nth टर्म अगर आप फाइंड करोगे तो nth टर्म के लिए क्या लिखोगे, a प्लस यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इस nth टर्म को डियर स्टूडेंट्स tn से दिखाया जाता है या कहीं कहीं an से भी आप लोगों को मिलेगा। tn इक्वल हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही डियर स्टूडेंट्स किसी भी एपी के nth टर्म को फाइंड करने का फार्मूला होता है। अगर हमारे पास कोई एपी दी गई है और उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता है तो उस एपी का कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारे पास करें कोई एपी है, 12 के बाद हमारे पास सपोज करिए 15 आ गया, फिर 18 आ गया, डॉट डॉट डॉट, ये एपी है। इस एपी का फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना है, 3 है। अब हमसे ये कह रहा है कि इस एपी का 15th टर्म फाइंड करो, मतलब ये आपसे T15 फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, फार्मूला होता है। तो an इक्वल टू a की वैल्यू कितनी पुट करोगे 2, n की वैल्यू कितनी पुट करोगे भैया 15, a 15 निकाला ना, 15 लिखो यहाँ पर, 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये हो गया 12 और प्लस 14 इंटू 3 है ना, 12 प्लस यहाँ पर 42 हो जाएगा। फाइनली जब सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स तो ये आएगा आपका 54। इसका मतलब इस एपी का जो 15th टर्म होगा, ध्यान रखोगे, इसका जो 15th टर्म, इसे तो हमने ए से दिखाया तो इसको जो है आप टी से भी दिखा सकते हो, टी से भी दिखा सकते हो ऐसे ना। तो ये हो गया T15। इस तरीके से इस फार्मूले का यूज़ है। इस फार्मूले की हेल्प से किसी भी एपी का कोई भी टर्म हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर वो एपी दी गई है, उस एपी का हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, उस एपी का हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो उसकी हेल्प से हम उस एपी का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसी भी एपी के nth टर्म को फाइंड करने का फार्मूला होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ nth टर्म, nth टर्म का मतलब अगर वहाँ 5 कर लिए तो 5th टर्म निकल जाएगा, 10 कर लिए तो 10th टर्म निकल जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले एक छोटा सा फार्मूला और है डियर स्टूडेंट्स, वो फार्मूला डियर स्टूडेंट्स हमारा है अंत से n वां पद, एपी का अंत से n वां पद, अंत से n पद, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों। एपी का अंत से n पद, nth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी। लास्ट से nth टर्म का क्या मतलब है, आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं और इसके लिए भी डियर स्टूडेंट्स हम लोग फार्मूले का डेरिवेशन कर लेते हैं। आइए समझिए, सपोज करिए आपके पास एपी है
जिसका जनरल टर्म ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं, वो जनरल टर्म मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डॉट डॉट डॉट। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर इसका लास्ट टर्म जिसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इधर से डी प्लस करें तो इधर से आओगे तो डी माइनस करना पड़ेगा। इसके जस्ट पहले अगर आप ध्यान दोगे तो एल माइनस डी आएगा, और इसके जस्ट पहले की बात करोगे बच्चों तो एल माइनस 2d आएगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि इधर से अगर d प्लस हो रहा है तो जब इधर से लास्ट का मतलब ये है कि हमारी AP अब यहाँ से शुरू हो रही है, हमें इस AP का nth टर्म यहाँ से फ्रॉम लास्ट फाइंड करना है। अभी तक हम लोग इस AP का nth टर्म कहाँ से फाइंड करते थे? यहाँ से फाइंड करते थे। अभी हमें इस AP का लास्ट टर्म यहाँ मतलब nth टर्म यहाँ से फाइंड करना है। अब देखिए ध्यान से, फार या आप बोल सकते हैं फ्रॉम लास्ट, ऐसे लिखिएगा फार फ्रॉम लास्ट। ठीक, लास्ट से हम जब बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो एल हो जाएगा, क्योंकि जब हम AP की बात इधर से कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म ये था, और जब हम इस AP की बात डियर स्टूडेंट्स यहाँ से करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? और उसके बाद जो D होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा आपका? माइनस D हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब देखिए, नाउ सिंस आपको फार्मूला पता है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, पता है सबको। अब यहां पर देखिएगा, ये वैल्यू पुट करिए, पुटिंग द एबव वैल्यूज, पुटिंग द एबव वैल्यूज, जो एबव वैल्यूज हैं उनको ला करके यहां पर पुट करिए। क्या मिलेगा? Tn इक्वल टू A की जगह पे L हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे माइनस डी हो जाएगा। तो Tn इक्वल टू फार्मूला बनेगा, यह माइनस यहाँ लगा दो, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो दो इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले आज हम लोगों ने डिराइव किया है। एक है AP का nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला डिराइव हुआ है। और एक दूसरा हुआ है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फार्मूला डिराइव हुआ है। इसके लिए आपको मिला है Tn इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखिएगा, जहां पर वेयर A क्या है? A जो है वो AP का क्या है बच्चों? AP का फर्स्ट टर्म है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं। D क्या है बच्चों? कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्व अंतर है ना। और L क्या है? AP का लास्ट टर्म है। ये मेन कंक्लूजन निकला है, ये मेन दो फार्मूले निकले हैं जो आप लोगों को समझना था। अब डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं सारे फार्मूले की हेल्प से, इन्हीं सारे कंसेप्ट की हेल्प से अब हम लोगों को क्या करना है? एक्सरसाइज को डियर स्टूडेंट्स फटाफट से सॉल्व करना है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जिनकी हेल्प से आप लोगों के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स एक बार रिकॉल करते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं और आप लोग आज के इस लेक्चर को यहाँ तक देखे हैं, लास्ट तक देखे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके नाम वगैरह ज़रूर बताइएगा। आप किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किस तरीके से अपनी वो प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मेरे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? आज के इस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जो कि आप पहले से ही जानते थे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आज आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देन डियर स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को ये सिखाया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होता है। वहाँ पर आप लोगों ने सीखा कि अरिथमेटिक टर्म के फर्स्ट टर्म को A से दिखाते हैं और कॉमन डिफरेंस को D से दिखाते हैं, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड डॉट डॉट डॉट, ये जनरल टर्म
होता है। देन हम लोगों ने डिस्कस किया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है, वहां पर हमने फार्मूला डिराइव किया Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को फाइंड करने का फार्मूला होता है। देन हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म फ्रॉम लास्ट अंत से हम लोग n वां पद कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसके लिए फार्मूला था Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डियर स्टूडेंट्स, इन सारे के सारे कंसेप्ट को आप एक कॉपी बना करके उसमें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी के सभी कंसेप्ट के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उन सभी के सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा, समझिएगा। बाकी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर मुझे पर्सनली आप मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, डी मैथमेटिकल सॉल्यूशन इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं इस लेक्चर के साथ, तब के लिए मिलते हैं इस लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।